मल्लिका अर्जुन खड़गे का नया स्टेटमेंट आपके सामने आ चुका है। जी हाँ, हम इतने टाइम से दक्षिण भारत के अंदर बहुत तरीकों से आरएसएस को बैन करने की अलग-अलग नीतियां तो देख ही रहे थे, पर इस नीति पर अब मोहर लगाने मल्लिका खड़गे अर्जुन भी आ चुके हैं। जी हाँ, उनसे पूछा गया कि आपका क्या विचार है कि आरएसएस को बैन करना चाहिए कि नहीं बैन करना चाहिए। तो वे कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हाँ, उन्हें बैन करना चाहिए। उनका एक स्टेटमेंट इसके बाद से फिर से सामने आया, जहां पर वे बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी अभी रिसेंटली सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति थी, जो स्टैचू है उनका गुजरात के अंदर, उसको इनॉग्रेट तो उन्होंने कर ही लिया था। खैर, वहां पे वो गए थे स्मारक में सरदार वल्लभ भाई पटेल को ट्रिब्यूट करने के लिए। तो वो बोलते हैं कि अगर वो उनकी जो मार्गदर्शन है उसको फॉलो करते हैं तो उन्हें आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली पीछे जाएंगे तो 1948 में क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक पूरा क्या कहते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, पूरा एक बिल निकाला था जहां पे वो चाहते थे कि आरएसएस बैन हो जाए। क्योंकि गांधी जी को मारने में आरएसएस के लोगों का एक बहुत बड़ा नाम आया था। हालांकि कोई डेटा प्रूफ नहीं कर पाया कि इसमें उस पूरे चीजों में आरएसएस का काम है या हाथ है। एंड में आरएसएस को वापस ले लिया गया, फिर से रिकग्निशन मिल गई, पर ये बहुत बड़ा धब्बा लगा था, जिसके बाद से सुख शांति के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन कर दिया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो पूरा स्टेटमेंट आया है, इसमें वे कहते हैं कि हमें उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करनी चाहिए और मोदी जी इतना दोगला काम क्यों कर रहे हैं। एक तरफ वे पूजा करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, दूसरी ओर उनकी नीतियों के अगेंस्ट काम करते हैं। अगर आपको इतनी ही चिंता थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो आपने कभी ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया कि जवाहरलाल नेहरू की जगह पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया। ये हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोगों के हिसाब से सरदार वल्लभ भाई पटेल ज्यादा अच्छे कैंडिडेट थे, ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट थे, पर उन्हें क्यों नहीं बनाया गया। उन्हें बस होम मिनिस्टर बना के क्यों छोड़ दिया गया। फ्रीडम फाइटिंग में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हर चीज में उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन था। एंड में आके गांधी की सत्ता में अपना नाम बनाकर जवाहरलाल नेहरू ने जो बाजी मारी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन के निकल लिए, वो जो पूरा उन्होंने खेल खेला था, उसके बारे में क्या कहते हैं, खारगे साहब क्यों नहीं बात करते हैं। खारगे साहब की ये जो पूरी नीतियां हैं, ये उन्होंने सिर्फ अपने तक नहीं रखी, उनके फैमिली के और लोग भी सिमिलर चीजें कर रहे हैं। जी हाँ, कर्नाटका में उनके जो बेटे इस टाइम पे बैठे हुए हैं, प्रियांक खड़गे, उन्होंने भी ऐसे स्टेटमेंट्स निकाले कि आरएसएस को गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ऑफिस के अंदर बैन कर देना चाहिए। उनकी शाखाओं का जो पूरा क्या कहते हैं, जो चीजें होती है, उसे बैन कर देनी चाहिए। क्यों बैन करनी चाहिए। और ये सिर्फ उनका ही कहना नहीं है, उन्होंने कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया तक ये बात पहुंचाई, वो भी इसके फेवर में थे। ये सब कुछ केरला के उस बच्चे की मौत के बाद से हो रहा है, और ज्यादा इन लोगों को एक रीजन मिल गया है कि आरएसएस के पीछे पड़ जाएंगे। मेरा एक सवाल है, आखिरकार आरएसएस को क्यों बोला जाता है कि वो वॉयलेंस क्रिएट कर रहा है, चीजें हो रही हैं, एक आइडियोलॉजी फैला रहा है। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। क्या आरएसएस हिंदुत्व की बात करता है। माना आरएसएस हिंदुत्व का एक फर्म बिलीवर है और हिंदुत्व को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व में हिंदुत्व की पढ़ाई होती है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हिंदुइज्म ही सबसे ऊपर है, बाकी सारे रिलीजन नीचे है, कुछ भी ऐसा कुछ तो आरएसएस की शाखा में होता ही नहीं है। आरएसएस की शाखा में राष्ट्रवाद बात होती है, जहाँ पे नेशनलिस्ट अप्रोच रखा जाता है। अब आप दूसरी और सारी ऑर्गेनाइजेशंस देखिए। मदरसा के अंदर क्या होता है। मदरसा के अंदर देश भर की बातें होती है। नहीं, मदरसा के अंदर आपको इस्लामिक पढ़ाई कराई जाती है। आपका इस्लाम क्या कहता है, आपका लॉज क्या कहते हैं, शिया सुन्नी के बीच का डिफरेंस, और ये सब चीज़ें आपको मदरसा के अंदर और सारे सब्जेक्ट्स के समेत पढ़ाई जाती है। तब वहाँ पे इशू नहीं होती है, तब क्या वॉयलेंस नहीं होता है, तब काफिर जैसे शब्द बाहर नहीं निकल कर आते हैं। अगर आप भूल जाते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में क्या हुआ, तो फिर अब मैं इसमें क्या ही कह सकती हूँ। आरएसएस को इतने बार एलिगेशन लगाया गया उनके ऊपर कि वे सुख शांति ले रहे हैं, वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। कितने बार, बहुत से बारी बार ये जो पूरा अटैक हुआ है हिंदुओं के ऊपर, वो पहले हुआ है।
जी हाँ, जब आपका दशहरा का टाइम था और मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे, उस टाइम पर लोग आकर क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो कि वो केस आया था, उसमें लोग आकर ये हिंदुओं पे चढ़ने लगे। उन्होंने बोला कि ये कोई टाइम है, क्या कहते हैं, रात के 12-1 बजे तुम विसर्जन करने जा रहे हो, तुमने क्या कहते हैं, लाउड म्यूज़िक लगाया हुआ है, हमें डिस्टर्बेंस हो रही है, हमें चीज़ें हो रही हैं। और इतनी मार-धाड़ उसके बाद से होना शुरू हो गई, ग्लासेस फेंकी जा रही, चीज़ें हो रही हैं। इस ऐसा लग रहा था कि जैसे सब प्री प्लान बैठे हैं कि जैसे ही विसर्जन के लिए मूर्ति पास होगी, लोग पास होंगे, तो ये पूरा लफड़ा करने के लिए लोग खड़े थे। अब बता दीजिए आपको कि क्या ये दोगलापन नहीं है? सुबह जब अज़ान चलता है 4 बजे, तब क्या लाउड स्पीकर पे सबको नहीं सुनाया जाता है? तो हमने तो इतने सालों से नहीं बोला ना कि हमें इश्यूज़ हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो लोग आजकल जिस तरीके से चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हैं और आरएसएस को बैन करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसमें नाकाम होते हुए भी दिख रहे हैं। अभी रिसेंटली जो पूरे दक्षिण भारत में इस टाइम पे चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर लोग इस टाइम पर एक तरीके से आरएसएस के खिलाफ होते जा रहे हैं, वहीं आरएसएस के और लोग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप्रोच लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, आरएसएस के लोग इस टाइम पे आपको दिखेंगे कि कैसे और किस तरीकों से खड़े होते हुए दिखाई दिए हैं अपने लोगों के लिए, किस तरीके से उन्होंने जो स्टैंड लिया है इस टाइम पर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आरएसएस की जो जो महिलाओं का वर्ग है, वो सब रोड पर निकल आए थे जब आरएसएस को बैन करने की नौबत आ गई थी कि आरएसएस स्ट्रीट पे नहीं आ सकता, रोड शोज़ नहीं कर सकता, अपनी शाखा नहीं बना सकता। उस टाइम पे सारी औरतें क्या कहती हैं, उस टाइम पे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे उतर आई थी कर्नाटका के। तो फिर ये सब जो चेंजेज़ आ रहे हैं, वो भी तो देखने की एक बात है ना। अगर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन नेशनलिस्ट अप्रोच रखती है, तो उसको क्यों बैन किया जा रहा है? हमने तो सीधे-सीधे हिंदुइज़्म की कोई बात ही नहीं की। ना हम एक रिलिजन को ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आरएसएस पे ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं? गांधी परिवार की स्टार्टिंग से आदत है कि उनके कांग्रेस के जो पूरा उनका जो पूरा अटेम्प्ट है, जहाँ वो हमेशा चाहते हैं कि आरएसएस के खिलाफ ही चला जाए। अब गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने भी बहुत कोशिश की थी कि अपनी इमरजेंसी के बाद से सबसे पहले उन्होंने आरएसएस को ही रोका, आरएसएस को ही बैन किया, चीज़ें की। आखिरकार ये डर किस प्रकार का है आरएसएस के लिए, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पर। और अगर आरएसएस को हटा देंगे, तो क्या बजरंग दल जैसी चीज़ों को भी हटा देंगे? तो इंडिया के अंदर अगर हिंदुओं ने कुछ सोच लिया कि उनका क्या कहते हैं, अपना कुछ अगर रखा जाए ऑर्गेनाइज़ेशन जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, तो उसमें दिक्कत आने लगी। तो एआईएम जैसी जो पार्टियाँ हैं, जो सिर्फ़ ऑल मुस्लिम लीग की जो पार्टीज़ हैं, जो सिर्फ़ मुस्लिमों के हित की बात करती हैं, उनका क्या? ये आपके पंजाब में जो क्या कहते हैं पार्टीज़ हैं, जो सिखों के लिए सिर्फ़ काम करती हैं, जो कम्युनिटी है, उनका क्या? ये सब लोग को हर एक कम्युनिटी प्रोटेक्ट कर रही है। अब जब हिंदुओं को अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है या हिंदुओं के लिए खड़ा हुआ है, तो उसमें एक इश्यू शुरू हो जाती है। ये कैसी इश्यू है? कहाँ से आ रही हैं ये सारे इश्यूज़? आखिरकार आरएसएस से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्यों डरे रहते हैं कांग्रेस के लोग? और स्पेसिफिकली ये खारगे परिवार इतना क्यों डरा रहता है आरएसएस से? जिसे देखो वो बैन करने की बात करता है। सबूत और मनाफ पे तो कोई बात कर नहीं पाते हैं। कोई एविडेंस प्रूफ ही नहीं हुआ कभी कि गांधी जी को मारने में आरएसएस का हाथ था। कहीं से भी नहीं, कुछ भी सामने नहीं आया। चलिए आप कह सकते हैं इस टाइम मोदी सरकार है तो करप्शन हो जा रहा है आपकी भाषा में। लेकिन उस टाइम तो नहीं था ना, 1948 की बात है ये। उस टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम तो सरकार भी ठीक थी, उस टाइम पे सरकार तो बनी भी नहीं थी एक तरीके से, लॉ एंड ऑर्डर नहीं आया था इतना, पर लोग करप्शन तो नहीं कर रहे थे ना, न्याय की स्थिति के हिसाब से चीज़ें कर रहे थे। उसके बावजूद भी, सरकार बनने के बावजूद भी इस केस में कुछ हुआ नहीं एज़ सच। कोई एविडेंस सामने नहीं आया। तो हमेशा तो पॉलिटिक्स नहीं चल सकती ना, कभी तो करप्शन हटेगा, कभी तो सच्चाई सामने आएगी। तो जब आरएसएस का जो पूरा का पूरा गेम प्लान है, वो पूरा प्रूव ही नहीं हुआ, तो किस बिना पे हम उन पे सज़ा लगा रहे हैं? हमारे देश का कानून ये भी नहीं कहता है, पर ऑपोज़िशन देश का कानून भूल जाता है जब उन्हें नीतियाँ और गलतियाँ निकालनी होती है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे टाइम में आरएसएस का क्या स कौन-सा चेहरा सामने आता है, चीज़ें कैसी आपके सामने निकल कर आती हैं। इन सब चीज़ों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर एबीसी हिंदी पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ